आपने कैसे स्टार्ट किया, अभी आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर्स ने ना अपनी इमेज मार्केट में खराब कर दी। देखिए, रियल एस्टेट में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, आप अपने अंडर फ्रीलांसर्स को ज्वाइन करा सकते हैं। मतलब 3 से 4 महीने बाद मैंने अपनी एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी थी। 4 साल जॉब, उसके बाद फ्रीलांसिंग किया आपने, फिर फ्रीलांसर्स को अपने अंडर हायर किया, फिर जाके आपने कंपनी बनाई। राइट। ओके। हेलो दोस्तों, मेरे नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं अपने पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को बुलाने की जो लोग खुद बिजनेस करके बैठे हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो और भी स्पेशल है क्योंकि वो मेरी तरह ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पहले कॉर्पोरेट में जॉब की है और वहां से निकल के इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मेरे साथ है मनीष जी। वेलकम मनीष जी। हेलो राहुल जी, कैसे हैं आप? गुड सर। मनीष जी एक बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, नोएडा से हैं। नोएडा के बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ को खरीदना बेचना इनका काम है। आज सर को बुलाने के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव सर ये रहेगा कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो कैसे रियल एस्टेट में अपना करियर बना सकते हैं। परफेक्ट। दूसरा, अगर वो रियल एस्टेट में भी करियर नहीं बनाना चाहते, मान लो कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो लोकेशन रहती है। तो ये चीज़ आपको भी पता है कि मार्केट में जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे लोग डरते हैं। कोशिश ये करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ना जाके मालिक से सीधी बात हो जाए। एग्जैक्टली। तो लोकेशन ढूंढते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का यूथ को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सर, करते हैं। तो सर, सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी खुद की जर्नी से। आपने कैसे स्टार्ट किया, अभी आप क्या करते हैं, प्लीज़। राहुल जी, जैसा मैं सबको बताना चाहूँगा और आपकी ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। और मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर बैंकिंग लाइन से, जिसमें हम लोन बेचा करते थे। ओके। एंड उसमें मैंने 3-3.5 साल जॉब किया था। उसके बाद आई जॉइन इंश्योरेंस कंपनी में मैंने ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने का जॉब किया था। और एक सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आया जॉब में, क्योंकि माइंड हमेशा रहता था बिजनेस की तरफ कि बिजनेस की तरफ जाना है। सो आई जॉइन रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में भी मैं बिल्कुल फ्रेशर था, बहुत ज़्यादा कुछ आइडियाज़ नहीं थे कि रियल एस्टेट है क्या, कैसे ग्रो करता है, कैसे इसके अंदर एंटर करना चाहिए। तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे रियल एस्टेट के लिए भी। सो मैंने सबसे पहले एक फर्म को ज्वाइन करा एज ए कंसल्टेंट, यानी कि फ्रीलांसिंग जिसको हम बोल सकते हैं। एज ए फ्रीलांसिंग मैंने इसको ज्वाइन करा और उसके अंदर मैंने सीखा बहुत। और जब मैंने सीखा और सीखने के बाद मुझे लगा कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू ओपन योर ओन वेंचर, तो मैंने फिर अपनी फर्म स्टार्ट करी। ग्रेट। तो जॉब आपने कितने साल किया? जॉब मैंने 4 साल के करीब। 4 साल आपने जॉब किया, फिर आपने फ्रीलांसिंग किया। फ्रीलांसिंग किया रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में पहला स्टाफ आपने कितने साल में हायर किया? तो जब आपने बिजनेस शुरू किया उसके कितने साल में पहला स्टाफ आपने हायर किया? देखिए, रियल एस्टेट में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, आप अपने अंडर फ्रीलांसर्स को ज्वाइन करा सकते हैं। ओके। डिपेंडिंग अपॉन कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सो दैट अपने साथ आप 2-4 लोगों की टीम को मैनेज कर सकें। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मतलब 3 से 4 महीने बाद मैंने अपनी एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी थी। मुझे 3 से 4 महीने में फील हुआ कि हाँ, नाउ आई कैन ग्रो माई एसोसिएशंस विद अदर फ्रीलांसर्स। तो मैंने उनको अपने अंडर में फ्रीलांसर्स को ज्वाइन कराना शुरू करा। तो उसके अंदर मुझे ये लगा कि अब 2 साल बाद जब मैंने देखा कि मेरी टीम काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। बड़ी होने का मतलब 15 से 20 फ्रीलांसर्स मेरी टीम में थे, जो मेरे साथ ही एसोसिएटेड होकर काम कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपना बिजनेस सेटअप करना शुरू कर दिया। अच्छा, सेल फोन बिजनेस। वंडरफुल। तो 4 साल जॉब, उसके बाद फ्रीलांसिंग किया आपने, फिर फ्रीलांसर्स को अपने अंडर हायर किया, फिर जाके आपने कंपनी बनाई। राइट। ओके, ये एक अच्छी अप्रोच ऑडियंस ले सकती है यहाँ से। सर, मोटा मोटा तो ये बताओ कि रियल एस्टेट जो बिजनेस है ना, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? देखिए, मेरे को तो आज की डेट में एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप बोलिए, डेवलपर आप बोलिए, मुझे लगता है इस रियल एस्टेट से अच्छा तो मार्केट में आज की डेट में कुछ है नहीं। और बात रही प्रॉफिटेबिलिटी की, तो शायद ही कुछ परसेंटेज होंगे जो उसमें प्रॉफिट नहीं अर्न करते होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम लोग इसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर उनके पास सही गाइडेंस है, सही लोगों का कॉन्टैक्ट्स है, तो वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बिजनेस है रियल एस्टेट। ओके। रियल एस्टेट में आप एक तो किसी को रेंटल पे जगह दिलवा सकते हैं, दुकानें दिलवा सकते हैं, घर दिलवा सकते हैं, वो अपना रेंट पे दिलवाने का बिजनेस हो गया। रेंट पे इसके अलावा आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स खरीदना बेचना कर सकते हैं। इसके बाद आप कमर्शियल्स कर सकते हैं। तो आप उनमें से कौन से डिवीजन पे मेनली फोकस करते हैं? देखिए, बेसिकली हमारा जो डिवीजन है वो बेसिकली सेल और परचेज का है। ओके। हाँ, तो और रेंटिंग में है, लेकिन वो रेंटिंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा। लाइक कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मॉल है, उसके अंदर कोई फूड कोर्ट है, तो किसी एक चेन को फूड कोर्ट दिला देना। अच्छा। हाँ,
कोई बड़ी बाजार मतलब बड़ा स्पेस है, रिटेल स्पेस है, कोई बड़ा स्पेस है, तो किसी काइंड ऑफ बिग बाजार और इस तरीके से जो एंकर स्टोर्स हैं उसको लीज आउट कराना। सो ये भी एक बिजनेस है रियल एस्टेट में जो लोग बहुत मिस आउट करते हैं, और जो कंपनीज या जो कंसल्टेंट इस तरीके का काम करते हैं, सो दे नो द बेस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। सर मुझे अपना काम धंधा शुरू करना है, लेट्स से रेस्टोरेंट ओपन करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लोकेशन चूज करते वक्त? देखिए बेस्ट तो आपने जो नाम लिया लोकेशन चूज करने के लिए, लोकेशन डेफिनेटली एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जो लाइव लोकेशन हो, और लाइव लोकेशन लाइक वहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत ईजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। लाइक वहाँ पर आपकी मेट्रोज होनी चाहिए, वहाँ पर आपको बस स्टैंड्स वगैरह होने चाहिए, कैब की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है जब कोई नई सिटी डेवलप होती है तो वहाँ कैब वाले जो होते हैं या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वहाँ जाने में हमेशा हेजिटेट करता है, कि उनको लगता है कि मैं अपने पैसेंजर को वहाँ ड्रॉप कर दूंगा लेकिन मेरे को रिटर्न जो पैसेंजर्स है वो नहीं मिलने वाले। तो हमेशा मैंने एक्चुअली ये देखा अपनी फील्ड में कि जो ऐसी लोकेशन, रिमोट लोकेशन ना हो, चाहे वहाँ फैमिली रहती हो, लेकिन फिर भी एक लोकेशन ऐसी होती है कि जहाँ पे फुटफॉल अच्छा बना रहता है। लेकिन सर अच्छे फुटफॉल में तो रेंटल भी बहुत ज़्यादा होगा, तो नए लोग कैसे वहाँ पे बिजनेस? देखिए डिपेंड ये करता है कि हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हमेशा रहती है। नई लोकेशंस पे जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर क्या होता है, आपका फुटफॉल क्रिएट नहीं होगा। अगर आप सस्ते में भी रेंट पे प्रॉपर्टी ले लेंगे तो आपको रन करने में बड़ा इश्यूज आते हैं, रन करने में आप कई बार लॉसेस बियर कर लिए। तो सो रेंटिंग में या फिर बिजनेस स्टार्ट पे मेरे को ऐसा लगता है कि हम कहीं शोरूम खोल रहे हैं तो ऐसी लोकेशन ना हो कि मैं सिर्फ रेंट देख के वहाँ पर इन्फ्लुएंस हो जाऊँ कि मेरे को कम रेंट पे प्रॉपर्टी मिल रही है तो मैं अपना स्टोर खोल लूँ। वंडरफुल। बट भाई ये जो पॉइंट है ना, ये यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे नए नए मार्केट्स आते हैं, उनमें रेंटल्स तो कम होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या रहता है, उन मॉल्स को या उन लोकेशंस को डेवलप होने में 7-8-10 साल लग जाते हैं। तो बड़ा ब्रांड जो है, कोई भी बड़ा ब्रांड 15 साल 20 साल 25 साल की लीज कराएगा, वो तो वहाँ चला सकता है, लेकिन हमारे जैसे लोग थोड़ी चला सकते हैं। हमें तो पहले दिन से रेवेन्यू चाहिए। तो यूथ के लिए ये समझने की बात है कि जब भी आप रेंट पे कोई दुकान लें, किसी भी बिजनेस के लिए, रेस्टोरेंट लें, कोई भी बिजनेस के लिए लें, तो भाई गढ़ में लो। रेंट थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, लेकिन पहले दिन से ना कस्टमर रहेगा। जब कस्टमर रहेगा तभी तो आप गेम प्ले कर सकते हो। अपने पड़ोसी को थोड़ा सा बीट करना है, बिजनेस में आगे निकल जाओगे। लेकिन कम रेंटल का सोचोगे ना तो वहाँ पे कस्टमर नहीं रहेगा और बिजनेस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट जी मनीष जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। प्रॉपर्टी डीलर्स ने ना अपनी इमेज मार्केट में खराब कर दी है। लोगों को डर लगता है प्रॉपर्टी डीलर के पास जाने से। लोगों को लगता है ये पागल बना देगा, गलत माल हमें पेल देगा या गलत जगह हमें दिलवा देगा और हमारा काम धंधा डूब जाएगा या नुकसान हो जाएगा। क्या ये इमेज प्रॉपर्टी डीलर्स को लेके लोगों के दिमाग में सही है? क्या प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसा ही करते हैं या क्या इसका आपका? मैं राहुल जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ और थोड़ा सा असहमत भी हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स, आप किस प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जा रहे हैं ये डिपेंड करता है। देखिए जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी डीलर्स थे वो, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आए और उनको खाली बेच दो, उनकी नीड को एनालिसिस ना करना, उनकी नीड को अच्छे से नहीं समझना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है प्रॉपर्टी डीलर का। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर एक एज ए कंसल्टेंट नहीं, एज ए मीडिएटर होता है कि लेट्स से किसी बायर की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक प्रॉपर्टी चाहिए जो मतलब मेरे को अपना कोई स्टोर खोलना है, तो वही प्रॉपर्टी डीलर क्या करेगा, उसको कहीं भी वो स्टोर दिलाने की कोशिश करेगा। उसका ये एनालिसिस नहीं होगा कि यहाँ पर वो जो स्टोर है वो कितना वायबल होने वाला है, कितना रनिंग, कितना फुटफॉल यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। सो डीलर हमेशा यही करेगा कि वो प्रॉपर्टी चढ़े, मेरे को मेरा पे आउट मिले, दैट्स इट। बट वहीं कुछ अच्छे कंसल्टेंट, अगर अच्छी कंपनीज भी ऐसी होती है जहाँ पर वो अपनी नीड्स को बताएं, जो भी क्लाइंट है अपनी नीड्स बताएं कि मेरा ये ब्रांड है और इस ब्रांड के अकॉर्डिंगली मेरे को किस जगह पर ऐसी क्या लोकेशन होनी चाहिए जहाँ मेरे को अपना स्टोर खोलना है या कोई भी आउटलेट मेरे को यहाँ पर खोलना है। तो वो एक एनालिसिस होती है, पूरी स्टडी होती है कि इस लोकेशन पे ये फुटफॉल आपको मिलने वाला है। लेट्स से आपको एक ब्रांड खोलो, आप एप्पल स्टोर खोलो, अब एप्पल स्टोर आप ऐसी लोकेशन पे खोलना चाहोगे जो सेंट्रली लोकेटेड हो और आसपास की जो ऑडियंस है, यानी आसपास जो आपकी पॉपुलेशन है, वो उसको बाइंग की कैपेसिटी हो। सो डेफिनेटली इस तरीके की जो हेल्प है वो आपको एक मतलब ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं देगा, लेकिन आज की डेट में जो मॉडर्न जो
कंसल्टेंट्स हैं वो डेफिनेटली आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर डील दिलाएंगे, क्योंकि उनके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि प्रॉपर्टी डीलर ऐसा चूज करो जिसको काम धंधे की समझ हो, जिसको ये पता हो कि फुटफॉल का मतलब क्या है, कन्वर्जन का मतलब क्या है, अगर ये आदमी यहाँ दुकान खोलेगा तो इसका माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और आपको बहुत ज़्यादा पुश ना करे। तो इस चीज़ में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो जैसे आपने प्रॉपर्टी डीलर बोला, प्रॉपर्टी डीलर का कंसर्न सिर्फ अपनी कमीशन से नहीं होना चाहिए, उसका कंसर्न ये भी होना चाहिए कि जिस भी क्लाइंट को वो प्रॉपर्टी दिलवा रहे हैं उनका बिजनेस ग्रो करे। बिजनेस ग्रो करेगा तो डेफिनेटली वो मार्केट और उनका बिजनेस भी आगे चलेगा। वंडरफुल। मैं एक सीक्रेट मैं बता देता हूँ अपने बिजनेस का। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ऐसा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ढूंढा हुआ है जिसका खुद का भी रिटेल बिजनेस है, मेरे बिजनेस की तरह। राइट। तो जब वो कोई मेरे को दुकान दिलवाते हैं ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुंबई में मुझे किसी मॉल में दुकान दिलवा रहे हैं, मैं उसको ये बोल देता हूँ कि भाई साहब आप अगर इस मॉल में अपनी दुकान चलाएंगे तो आपकी चलेगी कि नहीं चलेगी। बिल्कुल। और वो कैलकुलेशन करके फिर मेरे को बताता है, और उसका बिजनेस जो है वो मेरे बिजनेस से बहुत सिमिलर है। तो वो जो मुझे प्रॉपर्टीज सजेस्ट करते हैं ना, 50% तो मुझे ये रहता है कि इसमें मेरा काम धंधा चलने वाला है। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ रहती है जहाँ पे जो यूथ है ना वो ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के पास या कंसल्टेंट के पास चला जाता है जिसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग जीरो है, उसको काम सिर्फ दुकान खरीदने बेचने या किराए पे चढ़वाने का है। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। वंडरफुल। सर एक और क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा हूँ वो पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारा यूथ भी है और ज़्यादातर जो एल्डरली एज के लोग रहते हैं, ज़्यादातर जो ओल्ड एज लोग रहते हैं या जिनकी एज 50 से ज़्यादा रहती है, उनको ये रहता है कि कमरे बना के किराए पे चढ़ा दो जी। तो क्या वो करना सही है? रिटर्न्स उसमें अच्छे आ सकते हैं? देखिए राहुल जी, ये एक हमारी इंडियन टेंडेंसी है और एक माइंड सेटअप बना हुआ है कि क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो नौकरियां थी वो नौकरियां हमारी परमानेंट नौकरियां नहीं है, पेंशन हमारी अब मिलना बंद हो गई है, तो एक पैसिव इनकम आपको चाहिए। वो पैसिव इनकम आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आप एक 50-60 की एज तक आप काम कर सकते हैं, 65 तक की एज में काम कर सकते हैं, बट आपकी जो लाइफ है उसके लिए जो एक्सपेंसेस है वो आपको कहीं ना कहीं उठाने हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐसी रेंटल इनकम चाहिए होती है कि वो रेंटल इनकम आपको लाइफ टाइम आती रहे, और वो तब पॉसिबल है जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में आपको रेंटल आ रहा है। देखो रेंटल का भी ऐसा है, जो आज प्रॉपर्टी आप रेंट पर दे रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रेंट ही हमेशा रहने वाला है। तो रेंटल भी एस्केलेशन टाइम टू टाइम आपको मार्केट में देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कि हमने उसमें रेंटल में भी बहुत अच्छा मतलब एस्केलेशन देखा है, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देखा है। तो प्रॉपर्टी मेरे को लगता है 50 से पहले आपको बना लेनी चाहिए, क्योंकि 50 की एज पे मुझे लगता है कि आपने काफ़ी टाइम जो मतलब प्रीशियस टाइम था वो आपने निकाल दिया। तो प्रॉपर्टी को आप ट्राई करिए 30-35 की एज से आप बनाना शुरू करें, सो दैट आपको 40 की उम्र तक उसका रेंटल आना शुरू हो जाए। अच्छा सर, आज अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें ना, तो 4 से 5 कमरे बनाना प्लॉट लेके, अगर किसी छोटी जगह की भी बात करें ना, लेट्स से गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स की बात कर लेते हैं, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स की बात कर लेते हैं, 50 लाख से कम में तो कोई प्लॉट नहीं मिलता 100-150 गज का। ठीक है। अगर आउटस्कर्ट्स की भी बात करें, फिर आपको मान लो 5-6 कमरे बनाने हैं ना, तो 5-6 कमरे बनाने में भी कम से कम 15-20 लाख रुपए का तो खर्चा आ ही जाता है, अगर आप किराएदारों के लिए भी बनाएंगे। बिल्कुल। तो सर 60-70 लाख रुपए लगा के फिर उसमें रेंटल कितना आता है? 4,000, 5,000, 6,000। तो 60-70 लाख रुपए लगा के अगर हमें मान लो रेंटल 30-35 हज़ार रुपये महीने आ रहा है, तो क्या एक सही इन्वेस्टमेंट है? देखिए राहुल जी, अगर हम इसको एक लॉन्गर टर्म में देखें, लॉन्गर टर्म में भी देखें, या सबसे पहले वही बात कि आप वो जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर सिर्फ रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, तो क्या वो लोकेशन और क्या वो एरिया उसके लिए सूटेबल है कि आपको रेंटल मिलेगा। मैं ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जानता हूँ जिसके अंदर आप प्रॉपर्टीज में 8 से 10% का एनुअली रिटर्न ले लेते हैं, जिसके अंदर ये जितना जैसे आपने बताया कि हमने एक लैंड लिया, लैंड के अंदर हमने डेवलपमेंट कराया, उस डेवलपमेंट के बाद जब हम उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं तो उसका जो ROI है, यानी कि रिटर्न जो है एनुअली कितना आ रहा है। सो एनुअली आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार कमर्शियल प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा जाता है सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। तो आप मान के चलिए 10 से 12% का आपका एनुअली ROI आ जाती है अगर आप उस प्रॉपर्टी को बनाते हैं। सो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं या कई सारे ऐसे एवेन्यूज़ होते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है
और यूनिवर्सिटीज़ बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कई हज़ारों में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसके पास क्या ऑप्शंस आते हैं कि वहाँ पर आपने एक लैंड लिया और लैंड के अंदर आपने उसमें एक पीजी बना दिया। सो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो रूम आप 5 से 6 हज़ार रुपये का बोल रहे हैं, उस पीजी के अंदर वो एक बेड जो होता है, यानी कि अगर एक रूम हमने बनाया, एक रूम के अंदर हमने 3 बेड लगाए, उस 3 बेड से हम एक इंडिविजुअल बेड से हम 5-6 हज़ार रुपये रेंट ले लेते हैं। सो एक रूम से में 15,000 रुपये का रेंट आ गया। तो आप ये मान के चलिए जितने आपके रूम्स होंगे उतने आपके पीजी के बेड्स लग जाएंगे, उस बेड्स का आपको जो रेंटल आएगा वो रेंटल बहुत हाई आने वाला है। तो रूम्स शायद इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर आपको लैंड खरीदनी है तो पीजी प्रॉफिटेबल हो सकता है। पीजी प्रॉफिटेबल हो सकता है, गेस्ट हाउस, बट गेस्ट हाउस के लिए अंदर कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, बट पीजी बहुत एक इजी एक्सेसिबल प्लान होता है कि अगर आपको रेंटल अच्छा चाहिए, बट आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मेरे को जो प्रॉपर्टी बनानी है वो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है। हाँ। जैसे अगर हम बात करें आईजीआई एयरपोर्ट की, आईजीआई एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे पीजीज हैं जो आप मानिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट लेट से 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और मतलब महीने का वो 3 लाख रुपए रेंट ले रहे हैं। पीजी सर बहुत बढ़िया बिजनेस है, लेकिन अपने गुड़गांव दिल्ली में तो क्या है, जो लैंडलॉर्ड्स है ना, वो जो पीजी में रहने वाले लड़के लड़कियां रहते हैं ना, उनको ऐसा कर देते हैं डरा धमका के कि जैसे वो जेल में रह रहे हो। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ना कुछ स्टाफ है जो पीजी में रहते हैं जी। वो पता है क्या कहते हैं, सर 9 बजे के बाद हमारा लैंडलॉर्ड जाने नहीं देता है। मतलब यार कोई बाहर सिटी में आया है रहने के लिए, उसको तो फ्रीडम चाहिए ना। 500 रुपये ज़्यादा ले लो, एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दो, कम से कम वो सर्विसेज तो दो। तुम बच्चों को डरा रहे हो वहाँ पे। और ज़्यादातर लोग जो है जो पीजी चला रहे हैं वो ऐसे है कि बाप दादाओं की ज़मीनें थी जी। वो बिक गई तो पीजे बना लिए। अब उनको ना पब्लिक डीलिंग नहीं आता है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पब्लिक डीलिंग नहीं, क्योंकि वो एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी, हाँ। पैसा था लगा दिया। व्हाट दे नो कि इस बिजनेस में मेरे को रेंटल आएगा, दैट्स इट। बट उनको पब्लिक डील कैसे करना है उनको ही नहीं पता। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में 1-2 लोग ऐसे हायर कर सकते हैं जो उसको पूरा प्रोसेस को मैनेज कर सकें। लेकिन हायर करने के लिए सर लोगों से बात तो करनी पड़ेगी। डेफिनेटली ये तो लाठी लेके पीजी के बाहर बैठे रहते हैं। देखिए राहुल जी, उसके लिए तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर 100% आप अपने मतलब इस बिजनेस को भी अगर आप ग्रो कराना चाह रहे हो, मतलब और बट ऑब्वियस है जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि बच्चे आए हैं, बाहर से आए हैं, रहना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी तो चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी रहता है कि मेरे को थोड़ी फ्रीडम मिले। जब मैं अपने घर से बाहर आ गया हूँ तो मेरे को सिटी में भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। ट्रू। तो नटशेल में भाइयों और बहनों जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, नटशेल में जो बात हो रही है ना वो ये हो रही है कि कोशिश करें आपके कमरे रेंट पे देने की जगह पीजी बनाएं, और पीजी में जो आपके पास स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स रहते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स भी रहते हैं, उनको ना अच्छी सर्विस दें, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाएं। अभी अपने गुड़गांव दिल्ली में तो ये हो रहा है कि जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं ना उनको इतना डरा धमका देते हैं, उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले लेते हैं, उनको बिना बताए उनसे खाली भी करा लेते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बिजनेसमैन को नहीं करनी चाहिए। जब आप पीजी बनाने चलते हैं ना तो आप अपने आप को एक बिजनेसमैन बनाते हैं, तो कम से कम अपने कस्टमर्स को सर्विस अच्छी खासी दो। राइट। ओके मनीष जी, दुकानदारों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। दुकान ले ली किराए पे, दुकान चल गई, अब लैंडलॉर्ड खाली करा देता है कि अब मैं अपना काम करने वाला हूँ। तो इसका क्या सोल्यूशन है आपके हिसाब से? देखिए राहुल जी, सॉल्यूशन ये है कि आप उनसे जो रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, लंबे समय का रेंट एग्रीमेंट बनवाइए, बट उसमें कुछ आप ऐसे क्लॉजेज डलवा लीजिए कि लेट से मिनिमम 9 इयर्स का आप लीज एग्रीमेंट कराइए, 9 साल तक तो मिनिमम हो रहा है, क्योंकि आपने एक जो शॉप ली है उसके अंदर आपने अच्छा खासा इंटीरियर में पैसा लगाया होगा, और शॉप रन होने के बाद इमीडिएट वो प्रॉफिटेबल भी नहीं होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट आपको थोड़े समय बाद ही आता है, क्योंकि जब रीच आउट आप करते हो मार्केट के अंदर, मार्केटिंग करते हो, तो आपका क्लाइंट बेस बनता है। सो इस केस में आप एक लंबा उनसे एक मतलब जो रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट होता है उस लीज एग्रीमेंट को आप बनवा सकते हो, और किसी एक कंसल्टेंट से, एडवोकेट से उसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डलवा सकते हो, सो दैट कि इन फ्यूचर जब आपकी जो बिजनेस है वो रन करने लगे तो आपका लैंडलॉर्ड आपसे वो प्रॉपर्टी के लिए आपको प्रेशर ना बनाए कि आप उसको खाली कर लो। थैंक यू। जो सर रजिस्टर्ड लीज की बात कर रहे हैं, वो जैसे हम घर परचेज करते हैं तो रजिस्ट्री कराते हैं ना, जहाँ पे हम सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं या एसडीएम के ऑफिस में जाते हैं और अपनी फ़ोटो खिंचती है, वो होती है रजिस्टर्ड लीज। उसमें खर्चा आता है, तो 9 साल की जैसे आप रजिस्टर्ड लीज कराओगे तो करीब 1 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है, जिसमें करीब 50% लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ता है, 50% टेनेंट को पे करना पड़ता है। लेकिन ये काम करा के ना आप सेफ हो जाते हो। 9 साल तक ना आपका लैंडलॉर्ड आपसे खाली नहीं करा सकता, अनलेस आप रेंट देना बंद कर दें या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो इलीगल है। तो
लेकिन मनीष जी, लोकल मार्केटों की बात करें, अब सदर बाजार की मान लो बात करें, या किसी को चावड़ी बाजार में दुकान खोल ली है, तो वहाँ तो लैंडलॉर्ड ये लीज वगैरह नहीं कराते हैं, वहाँ पे फिर क्या सोल्यूशन है? देखिए राहुल जी, अगर कोई लीज नहीं कराता तो आप ये मान के चलिए इंटेंशन में कहीं ना कहीं उनको इशू है, कहीं ना कहीं वो अब आपको इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ले रहे हो और जब आपका जो लैंड ओनर है वो प्रॉपर्टी रेंट पे ही देना चाहता है, तो डे वन पे आप वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन उनसे क्लियर कर लो कि साहब ये टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं आपसे शॉप ले सकता हूँ। क्योंकि मैंने वही बोला ना कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसके इंटीरियर में कर रहे हो और वो फुटफॉल क्रिएट करने के लिए आप जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो वो आपको प्रॉफिटेबल डे वन से नहीं होने वाला है। नहीं, ट्रू है ना। तो डे वन से जब नहीं होगा तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो या तो आप ऐसा लेके चल रहे हो कि आपको 6-8 महीने तक अब नहीं चला तो आपको उस तरीके से उसको देखना पड़ेगा, लेकिन आपको वो बात करनी पड़ेगी और अपने जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रांगली ऑनर्स के सामने रखने पड़ेंगे। साहब मेरे को इतना ही लीज पर चाहिए। मनीष जी, 100 करोड़ में कुछ फ्लैट्स गुड़गांव में बिक रहे हैं, तो ये रियल फिगर्स है, इन्फ्लेटेड फिगर्स है, क्या है? मतलब 100 करोड़ रुपए का फ्लैट? देखिए राहुल जी, 100 करोड़ का फ्लैट ना, मतलब ये जो एक मार्केट में ट्रेंड है, सो ये बेसिकली प्रॉपर्टी का कोई अप्रिसिएशन नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई आप ये इन्फ्लेशन नहीं है। सो ये बेसिकली आप मान सकते हैं आप एक लोकेशन के पैसे दे रहे हैं या फिर आप अपने एक पड़ोसी के पैसे दे रहे हैं। पड़ोसी के पैसे देने से मेरा मतलब है कि आप जिस जेंट्री के बीच में रह रहे हैं, क्या वो जेंट्री जो है वो उस प्राइसिंग को, उस माहौल को वो कैटर कर सकती है, नहीं कर सकती। दैट मीन्स कि आप आज 100 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो तो आपका पड़ोसी वहाँ पर कौन रहने वाला है? क्या वो भी आपकी सेम लीग का है, सेम कैटेगरी का पर्सन है? अच्छा, तो लोगों को विराट कोहली का पड़ोसी बनना बनना है इसलिए 100 करोड़ दे रहे इसलिए हैं। 100 करोड़ कि वहाँ पर अमिताभ बच्चन जी ने अपना मकान लिया हुआ है, वहाँ पर ये ऋषि कपूर ने अपना कोई विला बनाया हुआ है। तो ये लोकेशन के पैसे दे रहे हैं कि मेरे जो पड़ोसी है वो कौन रहने वाले हैं? कोई मिनिस्टर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है। सो ये बेसिकली ये देखो, आप 100 करोड़ रुपए में तो कई एकड़ जमीन लेके वहाँ पर अपना महल बना सकते हो। हाँ, और मैंने थोड़ा सा ऐसा भी पढ़ा है कि जो लोग स्टार्टअप से एग्जिट ले रहे हैं, उनको टैक्स बेनिफिट चाहिए होता है, तो वो ऐसे प्रॉपर्टीज़ में पैसे डाल देते हैं जिससे उनको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। देखिए, टैक्स का बेनिफिट भी आपको एक लिमिटेड बेनिफिट है, बट अगर उसकी वैल्यू इतनी नहीं है तो क्या पता आपको उस प्रॉपर्टी का लॉस इतना मिल जाए जितना आप टैक्स बचाना चाह रहे हो। ट्रू, आई एग्री। सर, गुड़गांव या दिल्ली की अगर स्पेशली बात करें तो किसी को बिजनेस शुरू करना है तो बेस्ट मॉल कौन सा हो सकता है जहाँ पे रिटेल बढ़िया है, या कौन सी बेस्ट मार्केट हो सकती है? रेस्टोरेंट की बात कर लो, अपैरल स्टोर की बात कर लो, फुटवेयर्स की बात कर लो, या और भी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन से मार्केट्स आपके हिसाब से बड़ी? सो राहुल जी, बेस्ट मॉल या मार्केट की अगर मैं बात करूँ, देखो दिल्ली में बहुत सारे ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर अपना स्टोर खोल सकते हो, बट अगेन बात वही है, आपको वो स्टडी करना पड़ेगा, आपको अपनी पॉकेट देखनी पड़ेगी कि कितना रेंटल आप दे सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहूँगा कि आप ऐसी मार्केट में जाएं जहाँ पर आपको डे वन से आपको कस्टमर मिले, क्योंकि एक आपका कॉन्फिडेंस भी आप होता है। आप आज की डेट में एक रेंटल जरूर ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको बिजनेस जो है, यानी कि जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, डे वन से आप उसको कहीं ना कहीं काउंट कर पा रहे हैं, क्योंकि चलता हुआ मार्केट है, फुटफॉल्स वहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, और वहाँ पर आपने अपना कोई लेविश सा या फिर कोई बेहतर सा आपने स्टोर खोला हुआ है, तो उस स्टोर के अंदर आप देखते हो कि आपके अंदर फुटफॉल आना शुरू हो जाता है आपके स्टोर के अंदर, तो डेफिनेटली आपका एक कॉन्फिडेंस भी आप होता है, और फिर कहीं ना कहीं आप उस रेंटल को भी एक थोड़ा सा आप सोच लेते हो कि ठीक है रेंटल मेरा जा रहा है, बट मेरे को बिजनेस डे वन से मिल रहा है। तो बहुत सारी मार्केट है, आप कनॉट प्लेस ले लीजिए, आप लाजपत नगर, वेस्ट दिल्ली में कई सारी मार्केट्स हैं, नोएडा के अंदर DLF मॉल है, वहाँ पर आप खोल सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा फुटफॉल आज की डेट में नोएडा में। गुड़गांव के अंदर भी आई होप कि यहाँ पर बहुत ऐसे बड़े बड़े मॉल्स हैं कि जहाँ पर आप अपना स्टोर खोल सकते हो, और वो डेफिनेटली आपको डे वन से ही आपको बिजनेस और प्रॉफिटेबल बनाएगा। कम रेंट वाले मार्केट्स की अगर बात करें, 20,000, 30,000, 50,000? देखिए, कम रेंट वाले मार्केट डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस का प्रोस्पेक्ट है वो क्या है, बिजनेस आप कितने बड़े स्केल पर करना चाह रहे हो। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, आप बड़े मॉल में जा ही नहीं सकते डेफिनेटली, तो छोटे से आपको शुरू करना पड़ेगा। सो छोटे में भी आपके पास कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आपको कैटेगरी पहले देखनी पड़ेगी, किस कैटेगरी का आप अपना बिजनेस कर रहे हो। आप ईटरी आउटलेट्स खोलना चाह रहे हो, आप फैशन वेयर आउटलेट्स खोलना चाह रहे हो, फुटवेयर आउटलेट्स, मतलब आपको देखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्केट चूज करना पड़ता है। ओके। ईटिंग का तो आप कहीं भी खोल सकते हैं, जैसे गुड़गांव में कहीं आपने किसी ऑफिस के बाहर कोई ऐसा आउटलेट देख लिया कि वो आपका डेफिनेटली वो आपका ग्रो करेगा। कोई आउटस्कर्ट में भी आपने ऑनलाइन स्टोर के थ्रू चला, ऑनलाइन जैसे जोमेटो है, स्विगी है, उसके थ्रू भी आपने रन कर लिया, तो आपको ज़रूरी नहीं कि सारा फुटफॉल पे आपको डिपेंडेंसी रखनी पड़ रही होगी, तो आप
उसके अकॉर्डिंगली भी मतलब ऑनलाइन के अकॉर्डिंगली भी आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। वंडरफुल सर। प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स जो हैं, उनको लेके कोई टिप्स आपकी कि उनको बिजनेस कैसे करना चाहिए? देखिए, मैं आज की डेट में एक ये बात आपसे ज़रूर बोलता हूँ कि एक रियल एस्टेट ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर आप बिना पैसा लगाए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। बिना पैसा लगाए ज्वाइन कर सकते हो। आप वहाँ पर इतना पैसा अर्न कर सकते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। मतलब आपके एक माइंड में एक फिगर चल रहा होगा कि मेरे को इतना अमाउंट इतने साल के अंदर अर्न करना है, तो वो आप बिना पैसा एक ऐसे लगाए रियल एस्टेट के अंदर आप अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री पहले अनऑर्गेनाइज थी, उसके बाद ये धीरे धीरे इसको ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ। ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ लाइक जिसमें रेरा आया। रेरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रियल एस्टेट के अंदर, जहाँ पर आपको रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी, आपको ऑथराइज्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिलेंगे जो रजिस्टर्ड होते हैं रेरा के अंदर। डेवलपर्स है वो आपको रजिस्टर्ड होते हुए दिखेंगे। तो एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बन रही है, गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क बना दिया, उसके अंडर ही आपको अपना सारा का सारा बिजनेस करना है या कंसल्टेंसी आपको करनी है। उस पैरामीटर्स के अंदर ही आपको सारी की सारी चीज़ें करनी है। सो मैं यही बोलूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये चाहिए रियल एस्टेट एजेंट या कंसल्टेंट बनने के लिए। आपको रजिस्टर कराना होता है गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जो रेरा का पोर्टल है। हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, आंध्र प्रदेश, और हर स्टेट के अलग अलग रेरा है, लेकिन जो एक लॉ है वो सेम है। तो रजिस्टर कराने के बाद आप किसी भी अच्छी फर्म के पास आप जाके अपने आप को एनरोल करा लीजिए, उनकी गाइडेंस के अंदर आप काम करिए और आप महीने में लाखों रुपए तक इसमें स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो बिना इन्वेस्टमेंट और छोटा मोटा 20-25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद अपना किसी अच्छे नेम के साथ जुड़ के और वहाँ से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिस्कशंस हमने किए हैं यहाँ पे। तो मोटी मोटी भाई जो बात निकल के आ रही है ना, वो ये है कि अगर तुम्हें ड्रीम 11 पे 49 या 50 रुपए लगा के तुम सोचते हो 1 करोड़ कमा लें, तब तो ये पॉडकास्ट देखना ही वेस्ट है। या तुम्हें लगता है कि बहुत सारे लोगों के, स्पेशली जो अनएजुकेटेड क्लास है ना, उनको ये लगता है कि मैं तो भाई ट्रेडिंग में सुबह 10,000 रुपये लगा दूंगा और शाम को मेरे 20,000 हो जाएंगे। ऐसे लोगों के ना मेरे पास कोई फॉर्मूले हैं, ना मेरे गेस्ट के पास कोई फॉर्मूले हैं। मेहनत करनी है ना, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बिना इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट से अपने आप को रजिस्टर करा लो गवर्नमेंट पोर्टल्स जो भी रेरा के हैं, और किसी भी कंसल्टेंट के साथ जुड़ के, बड़े नाम के साथ जुड़ के धीरे धीरे करके आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में जैसे कि मनीष सर ने बोला है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अच्छा तगड़ा पैसा कमाया जा सकता है अगर ऑनेस्टी के साथ काम करे तो। बिल्कुल ठीक बोला राहुल जी आपने। थैंक यू मनीष जी, आप आए हमारे पॉडकास्ट पे, आपने बहुत सारी नॉलेज शेयर की है यूथ के लिए। सो मुझे लग रहा है कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे यूथ को इंस्पायर करेगा कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का वो करियर चुन सकते हैं, या फिर जिन लोगों को कोई बिज़नेस शुरू करना है उनको लोकेशन में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनको कौन कौन से लीज़ के कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि रजिस्टर्ड लीज़ कराना है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपने यूथ के साथ शेयर किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। It was great hosting you on this podcast. थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच।